अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास एनर्जी का रिलेशनशिप गिवन है विद ऑर्बिट। इस एनर्जी के रिलेशनशिप को हमने अगर हाइड्रोजन हीलियम +1 लिथियम +2 पे अप्लाई किया तो इसका मतलब है ये सारे के सारे ऐसे एटम और आयंस हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हीलियम +1 का मतलब है कि दो में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, निकल गया है, तो इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है इट मींस उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं लूज कर दिए हैं। तो हमारे पास इस टाइम जो तीनों एग्जाम्पल गिवन है उसमें सिर्फ एटॉमिक नंबर का फर्क है। हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 1, हीलियम के लिए जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 2, ठीक है, एटॉमिक नंबर मैथ्स की नहीं बात कर रहा। और लिथियम के लिए डेफिनेटली जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 3। लेकिन इन पे सारों पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। क्यों? इनके इलेक्ट्रॉन हमने हीलियम और लिथियम के रिमूव करके एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कर दिया। सो ये वाला अगर मैं फार्मूला यूज करने जाऊंगा तो इसमें जो Z विच इज एक्चुअली एटॉमिक नंबर की वैल्यू है वो हाइड्रोजन के लिए कुछ और होगी, हीलियम के लिए कुछ और होगी, लिथियम के लिए कुछ और होगी। लेकिन n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सारों के लिए 1 होगी, सेकंड वैल्यू 2 होगी, थर्ड वैल्यू 3 होगी फॉर n फॉर ऑल ऑफ देम। सो मैं इस क्वेश्चन का बेसिक फ्रेमवर्क आपको बता चुका हूं। अब इसके चलते हैं पार्ट ए की तरफ। ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम। एनर्जी लेवल डायग्राम इज एक्चुअली a diagram which tells you the energy differences between orbits। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऑर्बिट, पांचवें, छठे से इन्फिनिटी तक, तो वो एनर्जी गैप्स किस किस्म के होंगे। स्टूडेंट्स एक बात समझिएगा, हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे अपने एक क्वेश्चन के अंदर, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट सी था, जिसमें हमने किया क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम +1 चार्ज के 5-5 ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल्स फाइंड किए और उन एनर्जी की वैल्यूज को हमने डिफरेंस किया, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से। तो हमें पता लगा कि हीलियम में जो एनर्जी गैप्स हैं वो बड़े हैं, हाइड्रोजन में जो एनर्जी गैप्स हैं वो छोटे हैं। तो मैं जब हाइड्रोजन और हीलियम का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा तो मैं उनकी डायग्राम इस तरह बनाऊंगा कि अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बनाऊंगा, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। अब इस और हीलियम के लिए बनाऊंगा, हीलियम +1 के लिए, तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। अब इसमें येलो लाइन इंडिकेट कर रही है इन्फिनिटी को, और ये जो पहली लाइन है ग्रे, ये इंडिकेट कर रही है n = 1 को। अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन और हीलियम का n = 1 डिफरेंट प्लेस पे है। अगर ये ब्लैक कलर की लाइन को मैं देखूं तो आप ये समझे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये ब्लैक कलर की लाइन एक्चुअली टेल्स यू दिस इज न्यूक्लियस। अब देखें, न्यूक्लियस से जो फासला है आपका फर्स्ट ऑर्बिट का वो हाइड्रोजन में ज्यादा है एज कंपेयर टू हीलियम। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है ना हाइड्रोजन का, उसकी एनर्जी एज कंपेयर टू हीलियम की एनर्जी के ज्यादा है। n = 1 में जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो होती है -2.18 10⁻⁻18 जूल, और n = 1 फॉर हीलियम +1 के लिए जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है -8.72 10⁻⁻18 जूल। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड द फर्स्ट एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। सो फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से जो फासला है वो आप
हीलियम में कम देखेंगे, हाइड्रोजन में ज्यादा देखेंगे। दूसरी बात, द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन एटम इन हीलियम +1। अगर आप डिफरेंस देखें तो N1 और N2 का जो डिफरेंस है हीलियम में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इन हाइड्रोजन एटम। हमने हाइड्रोजन एटम का N1 और N2 का जो डिफरेंस है ना वो निकाला था, वो हमारे पास उसके जो N1 और N2 का डिफरेंस आया था फॉर हाइड्रोजन एटम वो आया था 1.635 10⁻⁻18 जूल। फॉर हीलियम +1 जो डिफरेंस आया था वो आया था 6.54 10⁻⁻18 जूल। तो इनके एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस ज्यादा है, ज्यादा फर्क है, फासला एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो अगर मैं हाइड्रोजन के 1 से 2 में इलेक्ट्रॉन का जंप करवाना चाहता हूं तो इतना एनर्जी डिफरेंस मेरा होगा। ये दीज ऑल वैल्यूज एक्चुअली शोज कि इतना एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन टू ऑर्बिट्स। तो अब आप खुद देख लें कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एनर्जी लेवल्स कम है और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हीलियम +1 एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो आपने सिर्फ एक सिंपल इंडिकेशन शो करनी है कि अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं तो हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम में जो एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्बिट्स हैं वो कम होता जाएगा दोनों में, लेकिन हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द ऑर्बिट्स वो एज कंपेयर टू हीलियम +1 कम है। दैट्स व्हाई उसको एनर्जी लेवल करीब करीब होंगे। अब ये देखें, जो एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के करीब है और एनर्जी लेवल जो हीलियम के हैं वो एक दूसरे से दूर है। उसकी वजह द एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिट्स आर ग्रेटर इन हीलियम +1 एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। ये n=3 को शो कर रहा है, ये n=4 को शो कर रहा है, एंड देन n=5। दिस n=3, n=4 एंड n=5। स्टूडेंट याद रखिएगा एक बात कि जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इस डायग्राम के अंदर जो येलो लाइन है वहां से इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और ये ट्रांजिशन करता हुआ नीचे आना चाहता है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वो n=1 में आना चाहता है तो वो इतनी एनर्जी लूज करता हुआ हीलियम में आएगा। और अगर हाइड्रोजन में यहाँ पे इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो वो इतनी एनर्जी लूज करता हुआ फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आएगा। सो पहले ऑर्बिट में अगर वो जंप मारना चाहता है तो वो 2.18 10⁻⁻18 जूल एनर्जी लूज करता हुआ पहुंच जाएगा। इसी तरह वो सेकंड में, थर्ड में, अगर मैं सेकंड में करना चाहूं तो उसकी एक सर्टेन एनर्जी वैल्यू होती है, देन थर्ड में, देन आपकी फोर्थ में, देन फिफ्थ में। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना चाहूं हीलियम में तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा फासला तय करता हुआ नीचे आ रहा है क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा लूज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके एनर्जी डायग्राम ये बता रही है कि जो शेल्स में गैप्स हैं, सॉरी एनर्जी लेवल्स में जो गैप्स हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो आप देखें कि ये इस तरह नीचे आता जा रहा है। ये है फर्क इनके एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर। तो आप इधर से 2 पॉइंट बेसिकली तो समझ लें कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल दोनों में कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स की तरफ जा रहे हैं, मगर हीलियम +1 और हाइड्रोजन एटम में जो गैप है बिटवीन द एनर्जी लेवल्स उनका फर्क है। हीलियम में ज्यादा गैप है, हमने कैलकुलेशंस की थी तो उससे हमें अंदाजा हुआ था कि जो द गैप बिटवीन द हीलियम +1 है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 20 के सी पार्ट में, वो ज्यादा है। चूंकि आप ये सारी कैलकुलेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको n=1 n=2 का डिफरेंस लिख दिया, n=1 n=2 फॉर हाइड्रोजन का भी डिफरेंस लिख दिया हीलियम के साथ साथ। दोनों के डिफरेंस ये बता रहा है कि जो हीलियम में गैप है वो ज्यादा है, लिहाजा उसमें आपने ज्यादा गैप बनाना है एनर्जी लेवल डायग्राम में।
जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है वो न्यूक्लियस से दूर है एज कंपेयर टू वो इलेक्ट्रॉन जो हीलियम +1 में रिवॉल्व कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन -8.7 to 10⁻18 joule है, which is lesser than the energy of electron in hydrogen atom in first orbit. So this is energy level diagram. आप इसको जब भी इंडिकेट करेंगे तो कंपेयर करके इंडिकेट करेंगे। Now we will move on the second part of this question. Thinking K is equal to 2.18, calculate the energy needed to remove electron from hydrogen atom and from helium +1. देखिए पहली बात है हम जरा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का क्या मतलब है। ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन या हीलियम का और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्बिट में। मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से उठाकर इंफिनिटी तक ले जाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन असल में न्यूक्लियस के होल्ड से बाहर निकल गया, तो मैं कहूंगा ये एटम आयोनाइज हो गया। वो एनर्जी, द एनर्जी required to take electron from n is equal to 1 to n is equal to infinity is ionization energy. आप कहेंगे कि n is equal to 1 कि ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? ये हाइड्रोजन और हीलियम +1 के लिए बात कर रहा हूं। कोई और एटम होता ना तो उसका वैलेंस शेल जो है होगा वो 1 नहीं होगा, वो कुछ और हो सकता है, लेकिन इन दोनों का वैलेंस शेल n is equal to 1 है। तो इनके वैलेंस शेल यानी कि n is equal to 1 से इंफिनिटी तक इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एक्चुअली हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं हीलियम के लिए, तो हमें बड़ा अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। उसके लिए जो हमारे पास गिवन फार्मूला है वो यूज करते हैं। हमारे पास जो गिवन फार्मूला है उसको लिखते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। हमने करना क्या है, n is equal to 1 से इलेक्ट्रॉन उठा के n is equal to infinity तक ले जाना है। तो इस दौरान जो एनर्जी डिफरेंस आएगा यानी कि हमने कैलकुलेट करना है एनर्जी डिफरेंस E इंफिनिटी माइनस E1 का, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगा क्योंकि मैं 1 से इंफिनिटी तक इलेक्ट्रॉन ले जाना है। सो मेरे पास फार्मूला जो गिवन है वो है En is equal to -k z² over n²। अच्छा मैं ऐसा करता हूं, यही फार्मूला यूज करता हूं हाइड्रोजन के लिए। ये मेरे पास हाइड्रोजन के लिए जो कैलकुलेशन करने जा रहा हूं n is equal to 1, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z is equal to क्या होगा, 1 होगा। तो मेरे पास जो आंसर आया वो इस तरह आया, E1 is equal to k की वैल्यू हमारे पास गिवन है which is actually equal to -2.18 10⁻⁻18 जॉल। वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है वैल्यू। z की वैल्यू 1 होगी और n² की वैल्यू 1 होगी, तो दोनों का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा जॉल्स के अंदर फॉर 1 के लिए आएगा -2.18 10⁻⁻18 जॉल। इंफिनिटी के लिए क्या आएगा, देखें सेम यही फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ फॉर इंफिनिटी। मैं इसको ब्लू कलर से कर लेता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। -2.18 10⁻⁻18। ओके, नाउ एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा लेकिन मैंने जाना इंफिनिटी की तरफ, तो इंफिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 0। नाउ मैं इनका डिफरेंस फाइंड कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। डेल्टा E इज इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E1, 0 माइनस 2.18 10⁻⁻18 जॉल। तो ये आ गया हमारे पास आंसर
2.18 10 पावर माइनस 18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस में आंसर आएगा, प्लस 2.18 10 पावर माइनस 18 जॉल। ये वो एनर्जी अगर आप इलेक्ट्रॉन को दे देंगे जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है हाइड्रोजन में, तो वो रिमूव हो जाएगा। नाउ आई विल यूज द सेम टेक्निक फॉर हीलियम प्लस वन। मैंने हीलियम प्लस वन में करने क्या जा रहा हूं, मैं ये देखने जा रहा हूं हीलियम प्लस वन में कि उसका इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिमूव करना चाहता हूं, उसका इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब मैं n1 से उठा के उसका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक ले गया, तो वो रिमूव हो जाएगा। तो डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई अगेन वही होगा, ई इन्फिनिटी माइनस E1। इतना एनर्जी डिफरेंस अगर मैंने दे दिया तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। फार्मूला क्या था मेरे पास, En इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर। अब मैं E1 फाइंड करता हूं, E1 होगा माइनस 2.18 10 पावर माइनस 18 जॉल। नाउ Z की वैल्यू क्या होती है फॉर हीलियम, 2 होती है ना, तो मैं यहां लिखूंगा 2 स्क्वायर, क्योंकि एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, और वो 1 का स्क्वायर। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया माइनस 8.72 10 पावर माइनस 18 जॉल। नाउ स्टूडेंट, अगर मैं E इन्फिनिटी फाइंड करूं तो वो इसका भी जीरो ही आएगा। उसकी वजह यह है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो, वट एवर द वैल्यू इज ऑन अपसाइड। अगर मैं समथिंग ओवर इन्फिनिटी करूंगा तो वो हमेशा ही जीरो वैल्यू जनरेट करेगा। सो डेल्टा ई मैंने यहां से निकालना है, तो वो होगा E इन्फिनिटी की जो एनर्जी है 0 जॉल माइनस जो आपकी फर्स्ट की एनर्जी है माइनस 8.72 10 पावर माइनस 18 joule. So it comes to be plus 8.72 10 power minus 18 joule. अगर आप इतनी एनर्जी दे देंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन हीलियम का जो हीलियम प्लस वन में मौजूद है वो भी निकल जाएगा, तो हीलियम प्लस 2 चार्ज हो जाएगा, वो हीलियम न्यूक्लियस रह जाएगा, उसमें वो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट सी देखते हैं। अभी हमने आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस वन कैलकुलेट की। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है पार्ट सी के अंदर, क्या आपके पास जस्टिफिकेशन है कि ये जो कैलकुलेशंस की हैं आपने हाइड्रोजन और हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जीज ही हैं। एक्चुअली हमने जो एनर्जी कैलकुलेट की है वो ये है कि n इज इक्वल टू 1 में मौजूद इलेक्ट्रॉन को आप n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक ले जाएं, यानी कि क्या करें, न्यूक्लियस के होल्ड से अवे ले जाएं। न्यूक्लियस होल्ड इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे न्यूक्लियस होल्ड है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है, वहां पे न्यूक्लियस पकड़ ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन को, लिहाजा इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। तो फ्री कर देना इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के होल्ड से, एटम से बाहर निकाल देना, एटम का ऑर्बिट का हिस्सा ना रहने देना, यही तो आयोनाइजेशन एनर्जी है। सो टेक्निकली हमने किया क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से उठा के इन्फिनिटी यानी कि न्यूक्लियस के होल्ड से बाहर ले गए हैं, और इस वैल्यू को जो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे न्यूक्लियस के होल्ड से, आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। नाउ पार्ट डी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बड़ी सिंपली मैनेज कर सकते हैं। देखें, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने किलो जूल पर मोल पे करना है। हमने जो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड की थी वो थी फॉर इलेक्ट्रॉन, वो कितनी आई थी, 2.18 10 पावर माइनस 18 जॉल फॉर इलेक्ट्रॉन। आप चाहते हैं आप इसे किलो जॉल पर मोल में कैलकुलेट करें ना, तो आप क्या करें, ये एक इलेक्ट्रॉन की है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होगी, आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 6.02 10⁻23। ये जाउल में है ना, आप इसे किलो जाउल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं अगर यहां से जाउल रिमूव कर दूं तो मैं इसे किलो जाउल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा वैल्यू को 1000 से, तो अब मेरा जो आंसर आएगा वो किलो जाउल फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। और वो क्या वैल्यू आएगी, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, द वैल्यू विल बी डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम दिस वन, एंड
it will be 1313.31 kilojoule per mole. Now what I have done is actually 1 मोल और किलो जाउल इन वैल्यूज के अंदर मैंने अपनी जो गिवन आयोनाइजेशन एनर्जी थी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन उसे कन्वर्ट कर दिया है। अब यही पैटर्न मैं हीलियम पे लगाने जा रहा हूँ। हीलियम के लिए क्या करूंगा, मैं लिखूंगा हीलियम +1 इज इक्वल टू, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमने क्या निकाली थी, याद कीजिए जरा, हमने इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकाली थी 8.72 10⁻⁻18 जाउल। अब जाउल को मैंने किलो जाउल में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरे यूनिट्स किलो जाउल पर मोल के लिए आ जाए। तो मेरा आंसर क्या आया, 5249.4 किलो जाउल पर मोल। Now students, part E. The experimental values of ionization energy of hydrogen and helium are 1331 and 5250. एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो आई हैं वो आई हैं, मैं लिख देता हूं इसके ऊपर। हाइड्रोजन की जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल आई है वो आई है 1331 किलो जाउल और हमारी आई है 1313.31 विच आर नियर टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, और जो आपकी आई है हीलियम +1 के लिए वो आई है 5250 विच इज आल्सो नियर टू दिस वैल्यू पर मोल। तो स्टूडेंट, हमने जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट की यूजिंग बोहर एटॉमिक मॉडल वो तकरीबन मिलती जुलती वैल्यूज हैं जो एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड की बाय द हेल्प ऑफ एनी मेथड। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बहुत करीब है, उनमें डिफरेंस बहुत कम है। लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।